नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि मैं एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें मेरा मकसद है कि इन्वायरमेंट में जितनी प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, उसके बारे में अवेयर करना। तो इन्वायरमेंट में जो दो मेन चीज़ें हम पढ़ते हैं, उनमें पहली है क्लाइमेट चेंज और दूसरी है पोल्यूशन। इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो अभी मैंने क्लाइमेट चेंज को ले रखा है। क्लाइमेट चेंज की सीरीज में मैं ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को बहुत डिटेल से बता चुका हूं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो पहले क्लाइमेट चेंज क्या होता है और उसके बाद मैंने और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या होते हैं वन बाय वन में क्लियर करता चल रहा हूँ, और साथ में करंट अफेयर को भी साथ में लेते हुए चल रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने हीट वेव थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था। तो आपको पता है अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हर जगह। बस गर्मी की वजह से लोगों की हालत ख़राब हो रही है, हीट वेव है, टेम्परेचर एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सारे। तो हीट वेव पे मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर को साथ में रखते हुए एक डिटेल्ड वीडियो बताया है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो अवेयरनेस का सीरीज है क्लाइमेट चेंज का किस दिशा में जा रहा है, किस एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ग्लेशियर मेल्टिंग। ग्लेशियर मेल्टिंग भी एक करंट अफेयर का टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के टॉपिक नहीं है। ये ऑलरेडी 40-50 सालों से बहुत सीवियरली अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पस करंट अफेयर के साथ जोड़ के वीडियो बनाने का ये है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें फील करवाऊँ। जस्ट एक पैसिव स्टडी होती है कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम ये है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इस तरह के वीडियो बना के मैं नहीं, आपको मैं एक अनुभव कराना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन हमारे लिए कितनी विकराल, कितनी एक बोलते हैं जाइंट प्रॉब्लम बन चुकी है, और उसके इम्पैक्ट हम ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं। और डे बाय डे हम कुछ ना कुछ न्यूज़, करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं कि यार कभी हीट वेव हो रही है, कभी ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, कभी एग्रीकल्चर उससे अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैं करंट अफेयर के साथ इसलिए पढ़ाना पसंद करता हूं कि आपको चीज़ें फील हो कि वाकई में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी विकराल समस्या बन चुका है टुडे। ऑलरेडी मैंने बताया था कि WHO ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमैनिटी के लिए 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा थ्रेट और चैलेंज है। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है तो मैं इसको 2 पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि मेरी आदत है कि वीडियो को जस्ट एक यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाना, फैक्ट बेस्ड वीडियो नहीं बनाना। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बनाऊं। तो मेरा वीडियो क्या है कि थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको मैं बड़े वीडियो को लोग बाग अभी ज़्यादा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरी मजबूरी है कि उस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाता हूं। तो यही वीडियो अगर बड़ा हुआ तो मैं उसको 2 पार्ट में बना दूंगा। तो ये पार्ट फर्स्ट समझिए, अगर सेकंड पार्ट आता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा दोस्तों कि किस तरह से अपना जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वीडियो सीरीज आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ इन्वायरमेंट अवेयरनेस सीरीज, उसमें क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। हीट वेव अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद है ग्लेशियर मेल्टिंग, और ग्लेशियर मेल्टिंग में आपने करंट अफेयर में जरूर पढ़ा होगा कि जो वेनेजुएला है ना, बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री हु लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर। इस वेनेजुएला के पास जितने भी ग्लेशियर थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। अब वो कंट्री ग्लेशियर रहित हो चुकी है। तो कितनी बड़ी चीज़ है दोस्तों। इसको सिर्फ एक करंट अफेयर पढ़ के वो बहुत बुरा हो रहा है, इट शुड नॉट हैपन, हमको अवेयर होना चाहिए, नहीं, आप एक्सपीरियंस करो इसको। कितनी बड़ी चीज़ हो चुकी है कि जिनको थाउजेंड्स करोड़ ऑफ ईयर में ग्लेशियर फॉर्म हुए थे, वो ग्लेशियर जस्ट 200-300 ईयर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसकी वजह से कितनी सारी चीज़ें हम लॉस्ट हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हमको सामने चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फील करवा रहा हूँ। जस्ट एक करंट अफेयर के नाम पे टॉपिक लाके मेरा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैंने इसको देखो कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके सामने स्लाइड बनाई है। एक तरफ रखा है थेनोस को मैंने एक क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन एक बहुत विकराल समस्या है जो कि प्रलय लेके आ रहा है। ऑलरेडी हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देख ही रहे हो कितनी बीमारियां हो चुकी है, कितना पोल्यूशन हो चुका है, कितना हेल्थ इशू आ रहा है, और ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, हीट वेव आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो रही है। कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो आप क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन को देखो ना, तो इस थैनोस को जरूर याद करो।
क्योंकि थेनोस हमारी हर एक वीडियो सीरीज में आने वाला है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। थेनोस एक तरह से आप याद रखो प्रलय और तबाही है, ऑलरेडी तबाही आ चुकी है और चल रही है और धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, 1 बाय 1 सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाटर का अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब ग्लेशियर को सिर्फ ग्लेशियर एक एंटिटी मान के नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, वाटर का हमारे अर्थ में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। एक वाटर होता है पीने का जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, एक वाटर होता है सेलाइन वाटर, दोनों का अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर, तो ग्लेशियर फ्रेश वाटर का कितना परसेंट है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि ग्लेशियर मेल्टिंग का क्या प्रभाव हो सकता है, किस तरह से हम प्रभावित हो रहे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्लेशियर मेल्टिंग के इम्पैक्ट, तब आपको समझ में आएगा। जब तक कि पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती ना, तो आप जो मैं पढ़ाऊंगा छोटी छोटी चीज़ें उसके इम्पैक्ट को नहीं समझ पाओगे। तो आगे पढ़ेंगे इस ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ फैक्ट हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्रायोस्फीयर क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है। क्रायोस्फीयर, एल्बिडो कोई करंट अफेयर वाला, कोई न्यूज़ चैनल वाला क्लियर नहीं करेगा दोस्तों। सिर्फ ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, वेनेजुएला कंट्री है, थोड़ी बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन डाल के आपको न्यूज़ वीडियो बना देगा। क्रायोस्फीयर क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, इसका कंसेप्चुअल क्लियरिटी समझेंगे, आइस ग्लेशियर से किस तरह से लिंक होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है और करंट अफेयर के रेलिवेंस में उसका पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ ग्लेशियर, अगर ग्लेशियर का क्या रोल है, ग्लेशियर का ह्यूमन लाइफ में, इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में क्या प्रभाव है, ठीक है, वो सारा ग्लेशियर का रोल पढ़ेंगे। फिर ग्लेशियर का रोल जब पढ़ लेंगे तो ग्लेशियर जब इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा, तो वो जितने भी फंक्शन कर रहा है वो ऑब्वियसली वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी वजह से अर्थ के इकोसिस्टम में पूरा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो इम्पैक्ट वही है जो उसका रोल है, ठीक है। तो उसके रोल क्या है अगर अपन ने सही से समझ लिए तो उसके इम्पैक्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे। उसके बाद फिर प्रिवेंटिव मेजर, रेमेडियल मेजर, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अर्थ में जितना भी वाटर है ना, दो तरीके का है, एक सेलाइन वाटर जिसको पीने योग्य नहीं है, नॉन पोर्टेबल, एक फ्रेश वाटर जो पीने योग्य है। तो सेलाइन वाटर टोटल वाटर का कितना परसेंटेज है, फ्रेश वाटर कितना परसेंटेज है, और फ्रेश वाटर में फिर क्या क्या कंपोनेंट है वो भी पढ़ेंगे। जैसे ग्लेशियर आ गया तो ग्लेशियर फ्रेश वाटर का कितना परसेंटेज बनाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। तो पहले देखते हैं कि टोटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अगर समझो वाटर की क्वांटिटी अगर 100% में ले रहे हैं अपन, तो जो टोटल जो सेलाइन वाटर है, जो ओशन में जो वाटर होता है वो सेलाइन होता है, नॉन पोर्टेबल होता है, तो उसका जो परसेंटेज होता है ना 97.2, मतलब जो टोटल वाटर का 97.2% तो नॉन पोर्टेबल है, जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, जो ओशन में, सी में पाया जाता है। उसके बाद जो टोटल फ्रेश वाटर बचता है ना, वो फ्रेश वाटर कितना परसेंटेज बचता है, लगभग या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.8%। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल वाटर में से 97.2% तो सेलाइन वाटर है, ओशन वाटर है, सी वाटर है, और जो पोर्टेबल फ्रेश वाटर है वो ओनली 2.8% वाटर है। अब इस फ्रेश वाटर में ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, ग्लेशियर वाटर कितना है उसको पढ़ते हैं, फिर अपन ग्लेशियर को आगे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन से कंपोनेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर में ग्लेशियर और आइस कैप मिलकर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बनाते हैं। मतलब आप सोच सकते हो मैं इस स्लाइड को क्यों रखा, क्योंकि हम ग्लेशियर मेल्टिंग और ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है पानी का बहाव है और पानी पीने वाला पानी है, और हमको ये पता होना चाहिए कि अगर पीने का पानी 100% है तो उसमें से 68.7% जो ग्लेशियर है मेल्ट हो रहे हैं, तो हम वी आर लूजिंग 68% ऑफ पोर्टेबल वाटर, फ्रेश वाटर। आप सोच सकते हो मतलब अगर 68% वाटर को हटा दिया जाए तो हमारे पास कितना, ऑलमोस्ट 30% वाटर बचता है पीने के लिए। और आगे एक और कंपोनेंट देखो दोस्तों, ग्राउंड वाटर कितना है टोटल फ्रेश वाटर का, 30%, ऑलमोस्ट 30%। तो ग्राउंड वाटर की क्या कंडीशन है, इसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ग्राउंड वाटर की हमने क्या कंडीशन कर रखी है। 30% हमारे पास नहीं है,
हम उसको ऑलरेडी पोल्यूट कर चुके हैं या फिर एग्रीकल्चर में एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, उसको एक्सेसिव यूज़ करके ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर चुके हैं। और जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और इस तरह से एग्रीकल्चर में केमिकल यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ऑलरेडी उसको पोल्यूट कर चुके हैं। तो ग्राउंड वाटर के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो हमारे पास जो पीने का पानी है ना दोस्तों 1% भी नहीं है सही से, जो फ्रेश वाटर बोलते हैं। और पॉल्यूटेड वाटर तो आप जानते हो है ही है, हम वही पी रहे हैं। हमारे पास शुद्ध पानी है ही नहीं, केमिकल का है, कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन, इंडस्ट्रियल का आउटलेट, बहुत सारा तरीके से पानी हमारे पास पहुंचता है, वो पॉल्यूट हो चुका है। स्लाइड को बताने के पीछे मेरा ये मकसद है कि आपको वाटर के ऊपर क्लियरिटी आए कि वाटर किस तरह का वाटर है, कि हमारा सेलाइन वाटर जो पीने का नहीं वो कितना है और उसमें से फ्रेश वाटर कितना है और फ्रेश में क्या क्या वाटर का कंपोनेंट है। हमारे पास सिर्फ मुश्किल से 1% वाटर भी नहीं है टोटल वाटर का जो पीने योग्य है, और उसमें भी हम पोल्यूट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इसकी अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए। ये किसी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा उसके लिए वीडियो नहीं है, ये एवरी ह्यूमन जो इस अर्थ पे रहता है उसके लिए वीडियो है ये। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले रहे हो, रिलेक्टेंट हो, आपको लगता है कि ये मैं क्यों करूं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अवेयर तो हो आप। यू शुड बी अवेयर एटलीस्ट व्हाट्स गोइंग अराउंड अस। तो इसमें मैंने बता दिया कि फ्रेश वाटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये तो हो गया जनरल अवेयरनेस के हिसाब से। और जो यूपीएससी, एसएससी कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी आईएएस में, इसमें यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि जो फ्रेश वाटर है उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है। तो ये मैं सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, जो हम ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, अब ग्लेशियर पे आते हैं। वाटर पढ़ लिया, वाटर में एक कंपोनेंट ग्लेशियर होता है, अब वो फ्रेश वाटर का पार्ट होता है। अब ग्लेशियर पे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, कुछ उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो पढ़ेंगे दोस्त। फैक्ट याद रखना कि जो टोटल अर्थ का सरफेस है ना, उसमें से जो 71% एरिया तो वाटर ने कवर कर रखा है, बाकी 29% जो लैंड एरिया है, वो सिर्फ लैंड एरिया 29% है, 71% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर। कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। आइस और स्नो, इसमें आइस है और स्नो है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आइस क्या होता है, क्योंकि ग्लेशियर इज कंसिस्टिंग ऑफ आइस नॉट स्नो। तो आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपको कब क्या यूज़ करना है आपको क्लियर होना चाहिए। आइस जब यूज़ करना है तो स्नो यूज़ कर रहे हैं, स्नो यूज़ करना है तो आइस यूज़ कर रहे हैं, आपको डिफरेंस ही पता नहीं है। तो आइस क्या होता है, फ्रोजन स्टेज ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड, ये आइस होता है। और स्नो क्या होता है, आइस क्रिस्टल ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। तो जो फ्रोजन स्टेज ऑफ वाटर होता है जो कि लैंड की सरफेस पे होता है वो तो आइस होता है, और जो वाटर वेपर का जो फ्रोजन स्टेज होता है, आइस क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, और दैट इज इन द एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड स्नो। तो आप जब भी बारिश होती है ना, स्नो फॉलिंग बोलते हो, ना कि आइस फॉलिंग बोलते हो, क्योंकि वो बर्फ है ना, जो आइस है, दैट इज इन द एटमोस्फियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग स्नो नॉट आइस। और जो आइस ऑन द ग्राउंड होती है वो उसको आइस बोलते हैं। है क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर ही क्रायोस्फीयर का पार्ट है। जैसे हाइड्रोस्फीयर होता है, तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर बॉडी है वो मिलके हाइड्रोस्फीयर बनाता है। जैसे ओशन एक वाटर बॉडी हो गया, रिवर एक वाटर बॉडी हो गया, पॉन्ड, लेक, वेल, ये सारे वाटर बॉडी हो गए, तो इनको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो वैसे ही क्रायोस्फीयर होता है। क्रायोस्फीयर वो होता है जो कि आइस से मिलके जितनी बॉडी बनी होती है उसको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर में क्या क्या आ गया, आइस कैप आ गया, ग्लेशियर जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ग्लेशियर आ गया, परमाफ्रोस्ट आ गया। परमाफ्रोस्ट क्या होता है दोस्त, ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बताऊँ। परमाफ्रोस्ट एक सोइल होता है जो कि जिसमें पानी भी मिक्स होता है और पानी फ्रोजन स्टेज में होता है, तो उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। मतलब परमानेंटली आइस फॉर्म होती है सॉइल के अंदर, तो उसको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। आइसबर्ग और सी आइस, ये सारा क्रायोस्फीयर क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे करंट अफेयर में सिर्फ ग्लेशियर बता रखा आपको कि ग्लेशियर इज द ओनली थिंग विच इज अफेक्टिंग बाय द क्लाइमेट चेंज, बट ऐसा नहीं है।
क्रायोस्फीयर इज अफेक्टिंग बाय द क्लाइमेट चेंज। ये चीजें याद रखो, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आइसबर्ग इज ऑल्सो अफेक्टिंग, परमाफ्रॉस्ट इज ऑल्सो अफेक्टिंग बाय क्लाइमेट चेंज, सी आइस ऑल्सो अफेक्टिंग बाय क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर तो ऑलरेडी अफेक्टिंग हो रहा है, आपको पता ही है। तो क्रायोस्फीयर जो कि जितनी भी जितनी भी आइस की बॉडीज है वो सारी क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही है। तो ये होता है दोस्तों एक वीडियो को एक होलिस्टिक अप्रोच और 3D के साथ 3D व्यू के साथ पढ़ाने का। आप देखो करंट अफेयर के जितने भी वीडियो हैं और जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑलमोस्ट 10% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज कवर्ड विद द ग्लेशियर आइस। मतलब जो टोटल अर्थ का जो एरिया है उसका 10% पे तो आइस कवर्ड है। अंटार्कटिक हो गया, जो बहुत सारे एल्टीट्यूड पर ग्लेशियर हैं, आइस कैप हैं, और जो अंटार्कटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये सारे आइस से कवर है। तो ये टोटल एरिया 10% बनाते हैं टोटल लैंड एरिया का। थॉइंग जैसे मैंने बताया ना कि ग्लेशियर से रिलेटेड, क्रायोस्फीयर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी में भी बताऊंगा, फैक्ट भी बताऊंगा। तो थॉइंग आपको पता होना चाहिए। जब भी आप क्रायोस्फीयर पढ़ते हैं, स्नो के बारे में पढ़ते हैं, ग्लेशियर के बारे में पढ़ते हो, थॉइंग वर्ड बहुत पॉपुलर है। थॉइंग का मतलब होता है मेल्टिंग। पर्टिकुलर एक टेक्निकल टर्म है जो कि अगर सॉलिड स्टेट से कोई लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसको थॉइंग बोलते हैं। तो आइस का मेल्ट होना थॉइंग बोलते हैं। क्रायोस्फीयर मैंने बताया दोस्तों आपको क्या क्या होता है, तो इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं क्रायोस्फीयर क्या क्या बॉडी होती है। सी आइस होता है, आइसबर्ग होता है, आइस शेल्फ होता है, ग्लेशियर होता है, आइस कैप होता है, परमाफ्रॉस्ट होता है। तो ये सारी बॉडी क्रायोस्फीयर बोलते हैं। आई होप दोस्तों क्रायोस्फीयर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं करंट अफेयर। जो हमारा रेलिवेंस है कि जो वेनेजुएला कंट्री है वो उसका ग्लेशियर मेल्ट हो गया है, तो उसको साथ में लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो दोस्त ग्लेशियर क्या होता है हमको पता होना चाहिए। कि अगर हमसे कोई पूछे आइस कैप होता है, आइसबर्ग होता है, ग्लेशियर होता है, हाँ इतनी सारी बॉडीज बताई मैंने, तो ग्लेशियर क्या होता है, तो ग्लेशियर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बड़ा बड़ा। तो ग्लेशियर की एक तरह से कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जो यूएसए कंट्री है उसका एक डिपार्टमेंट है बहुत फेमस, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, उसने अपनी एक डेफिनेशन दी है। उसको देखते हैं क्या है। जो आइस शीट है ना, अगर कोई भी लैंड कवर्ड और उसका एरिया 10 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा है तो उसको हम ग्लेशियर बोलेंगे। और 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है दोस्तों, कितना स्क्वायर मीटर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आप देख लिए गूगल करके। डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब वेनेजुएला मैंने ऑलरेडी फैक्ट पढ़ा चुका हूँ कि वेनेजुएला कंट्री है जिनका सारे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं। टोटल 6 ग्लेशियर थे जिसमें से 5 ग्लेशियर तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ये इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये लास्ट ग्लेशियर था, 6th ग्लेशियर, इसलिए कि इसके सारे कंट्री के ग्लेशियर ही लॉस्ट हो चुके हैं। ये कंट्री कभी अब ग्लेशियर नहीं देखेगी अपनी कंट्री में। इसके जो नागरिक हैं कभी टूरिज्म जाएंगे कि ग्लेशियर को देखने चलते हैं, आइस कैप को देखने चलते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। ये हाल हो चुका है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का। जो करंट अफेयर या एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ ना दोस्तों, वो ग्लेशियर का नाम क्या है वेनेजुएला में, उसका ला कोरोना ग्लेशियर या फिर हम्बोल्ट ग्लेशियर भी उसको बोलते हैं। जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट ग्लेशियर, आपसे पूछा जाएगा कि जो वेनेजुएला का जो कंट्री है उसका जो लास्ट ग्लेशियर मेल्ट हुआ उस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो ला कोरोना या फिर हम्बोल्ट ग्लेशियर बोलते हैं उसको। और हम्बोल्ट क्या है दोस्तों, एक जियोग्राफर था, और हम्बोल्ट एक करंट भी है, ओशन करंट। वो उसको हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ओशन करंट्स क्या होती है। और हम्बोल्ट एक बहुत फेमस जियोग्राफर था। आप ज्योग्राफी जिसके यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो हम्बोल्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में कैसा कितना था। इसमें क्या है दोस्तों, सारे ये बोलते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कि हम हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ के जो वेनेजुएला कंट्री के जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था ना उसको रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, थर्मल ब्लैंकेट से उस ग्लेशियर को कवर कर दिया, बट इट इज़ नॉट ऑल्सो सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती है जब इतनी बड़ी विकराल और इतने बड़े वाइड स्केल पे चीज़ें बिगड़ने लगती है। और ये तो हो गया वेनेजुएला की बात, एक पर्टिकुलर कंट्री की। अब थोड़ा बहुत नेशन वाइड ग्लोबल वाइज क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। एक और ग्लेशियर है दोस्तों, डे ग्लेशियर बोलते हैं उसको, या फिर थ्वाइट्स ग्लेशियर बोलते हैं अंटार्कटिका में। कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट ऐसी आई है कि ये ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है
और ये ग्लेशियर तो इतना बड़ा है कि इसका नाम ही डूम्सडे ग्लेशियर रख दिया है। डूम्सडे का मतलब होता है विनाशक, जो विनाश लेके आए। आपने मूवी देखी होगी, एक डूम्सडे मूवी भी है, तो उसके नाम पे ही इस ग्लेशियर का नाम रख दिया। और वो भी मेल्ट हो रहा है, उसकी आइस मेल्ट हो रही है। उसकी मेल्ट होने से क्या हो रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है, इतना बड़ा ग्लेशियर है वो अंटार्कटिका में। दूसरा, हमारा भी कंट्री में हिमालय है, वहाँ पर भी आइस केप है, क्रायोस्फीयर है, ग्लेशियर है, तो क्या वो अफेक्ट नहीं होंगे? तो इसरो ने पिछले ही साल एक रिपोर्ट पब्लिश की थी दोस्तों। जो हमारा हिमालय है, हिमालय में जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर के क्या कंडीशन है कि वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? हिमालय में जो लेक हैं, ग्लेशियर लेक जिसको बोलते हैं, उनमें क्या हो रहा है? उनमें एक्सपेंशन हो रहा है। जो ऑलरेडी ग्लेशियर लेक है, उनका जो एरिया है, उनमें वाटर है, आइस है, वो बढ़ रहा है। या फिर जो ऑलरेडी नंबर ऑफ जो ग्लेशियर लेक है वो बढ़ रही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, जो ग्लेशियर का जो आइस है वो मेल्ट होके नीचे आ रहा है, ग्लेशियर लेक फॉर्म हो रहा है, और उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट ये है कि उससे फ्लड आएगी अब। क्योंकि वो वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक लिमिट जो भी होता है ना, उसका जो वाटर बेयरिंग कैपेसिटी एक लेक की होती है, जो भी बहुत हाइट पर है। तो क्या होगा कि एक लिमिट के बाद, हम बहुत सारी बार न्यूज़ में सुनते हैं, ऐसी घटनाएं ऑलरेडी हो रही है। करंट अफेयर आएगा कभी कभी, अगर वो जो लेक है वो लेक अगर बस्ट हो गई, तो करंट अफेयर में आप सुनोगे कि बहुत सारी बार कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, इस तरह की चीज़ों को सुनने को मिलेगा। ये वो होता है दोस्तों कि जब जो ग्लेशियर लेक होती है, वो उसमें क्या है कि जब पानी धीरे धीरे भरने लगता है, तो उसकी कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाता है, तो वो उसको कंटेन नहीं रख पाती है, तो उसमें फिर बस्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं GLOF। जो इन्वायरमेंट पढ़ रहे होंगे उनको पक्का पता होगा कि GLOF क्या होता है। प्रभाव क्या आता है? जैसे उत्तराखंड में फ्लड आई थी, वो एकदम क्लाउड बस्ट हुआ था, वैसे ही यहाँ पर ग्लेशियर बस्ट होता है। तो ग्लेशियर बस्ट से भी जो आसपास की कम्युनिटी रहती है रिवर के आसपास, वो फ्लड से बहुत प्रभावित होती है। मुझे ऐसा लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो जो बचा हुआ वीडियो का पार्ट है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कितना डिटेल से, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी डिटेल से वीडियो को लेके आ रहा हूँ, कितना डिटेल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, 3D व्यू के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंटेंट लेके आ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और आपको लगता है जो मैंने इन्वायरमेंट अवेयरनेस सीरीज शुरू की है वाकई में यूज़फुल हो रही है, और आपको लगता है कि हर किसी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जिस तरह से दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।